हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतिम जो पार्ट हमारा रहेगा मध्यकालीन भारत का। तो इसके बारे में जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो रहेगा राजपूतों के बारे में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जैसा कि बात की थी पूर्व मध्यकाल, मध्यकालीन जो भारत था उसका इतिहास को हम 3 भागों में बांटने वाले थे। तो पहला पूर्व मध्यकाल, उसके बाद हमने कहा था सल्तनत काल के बारे में, और फिर जो है मुगल काल में बांटा था। तो हमने पहले मुगल काल और मराठाओं के बारे में भी देख लिया था। सल्तनत में बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत काल में 5 राजवंश देखे, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, और फिर जो है बहमनी साम्राज्य के बारे में देखा था। तो उस प्रकार उसके बाद बहमनी का विघटन भी हमने देख लिया था। उसके बाद जो है हमने सूफी आंदोलन, जो धार्मिक परिवर्तन इस दौरान देखने को मिलते हैं, सूफी भक्ति आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई थी। और यहाँ पे हमने देख लिए थे गुज्र प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल वंश के बारे में। इस प्रकार से जो है हमने राजनीति कंप्लीट कर दी थी, जो आपको देखने को मिलेगी इस दौरान। लगभग 1000 तक की राजनीति, 1000 ईस्वी तक की राजनीति हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है हम 1000 से लेकर 1206 ईस्वी तक की राजनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो है इसके साथ ही हमारा सारा जो पूर्व मध्यकाल या कहीं पूरी तरह से मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अंतिम वीडियो रहेगी मध्यकालीन भारत से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1000 ईस्वी, एक सेकेंड, 1000 ईस्वी के दौरान आपको चीज़ें देखने को इस प्रकार से मिलेगी, 1000 से 1206। तो इसके दौरान जो है हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो क्षेत्र थे वो टूटे छोटे छोटे राज्यों में, कैसे राष्ट्रकूट टूटे, कैसे जो आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूट, पाल हो गए, गुज्र प्रतिहार हो गए, वो टूटे और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य बने। तो उन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम देखेंगे। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे विदेशी आक्रमणों के बारे में। विदेशी आक्रमण किसके नेतृत्व में? तो दो व्यक्तियों के नेतृत्व में, एक मोहम्मद या महमूद गजनबी और दूसरा आएगा मोहम्मद गौरी, या जिसको कहते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, उसके नेतृत्व में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो ये 1000 से लेकर 1027 तक आक्रमण करेगा, और ये जो है 1175 से लेकर 1206 तक भारत को प्रभावित करने की कोशिश करेगा राजनीतिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं गुज्र प्रतिहारों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं, और आपको टॉपिक के साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हर्षवर्धन का काफ़ी बड़ा राज्य था, उसके पास तापी के जो चालुक्य थे उनका शासन था, और पल्लवों का शासन हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो दो भागों में टूटता है, जिसमें हमने देखा था एक गुज्र प्रतिहार और दूसरे पाल वंशों के बारे में। हालांकि छोटे छोटे शासन वंश भी रहे होंगे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जो मुख्यतः बड़े बड़े शासन वंश जो थे वो गुज्र प्रतिहार और पाल थे। उसके बाद चालुक्य जो टूटे, तो चालुक्यों का शासन रिप्लेस किया राष्ट्रकूटों ने, और पल्लवों का शासन जो रिप्लेस किया वो किया चोलों ने। तो इस प्रकार से हमने चीज़ें देख ली थी। अब इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगी चीज़ें जो इस प्रकार से रही। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुज्र प्रतिहार टूटना शुरू होंगे। गुज्र प्रतिहार टूटना शुरू होंगे, इस तरफ वाले हिस्से में देख लेते हैं, और यहाँ जो है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरावली और मालवा के क्षेत्र में परमार वंश, बघेलखंड वाले इलाके में चंदेल वंश देखने को मिलेगा। त्रिपुरी के आसपास जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा कलचुरी वंश। उसके बाद यहाँ पे गुजरात वाले इलाके में आपको सोलंकी वंश देखने को मिलेगा। दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में तोमर वंश देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से कुछ जो है महत्वपूर्ण राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। खैर पाल वंश के बारे में अगर बात की जाए, तो पाल वंश जब टूटा तो सेन वंश और कामरूप के बारे में, कामरूप जो है दो राजवंश आपको देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से, और इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए चालुक्यों के बारे में, जो राष्ट्रकूटों को तोड़कर बनते हैं, तो बेंगी के चालुक्य, और दूसरे जो रहेंगे कल्याणी के चालुक्य, तैलब के नेतृत्व में। तो इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे पल्लवों के बारे में अगर बात की जाए, तो जो चोल थे वो टूटे पल्लवों में, होयसल में, और रामगिरी या देवगिरी वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामचंद्र नामक शासक, हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ा था। तो यहाँ पे यादव वंश शासन कर रहा था उस दौरान। तो इस प्रकार से जो है कुछ राजवंश थे। तो हमने जो बेंगी
और कल्याणी के चालुक्य थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं, पल्लवों के बारे में पढ़ चुके हैं, होयसल के बारे में पढ़ चुके हैं जब हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा था। उसके बाद यादवों के बारे में, जो देवगिरी के यादव थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण का लगभग हमें कुछ भी पढ़ने को बचा नहीं है, हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और पूर्व में जो पाल शासक है उनके बारे में भी हम पहले ही चीज़ों को देख चुके हैं। अब जो देखने को हमें रहा है वो ये वाला क्षेत्र रहा है जो राजपूतों के अंडर रहेगा। ये वाला क्षेत्र हम देखेंगे आज मुख्य रूप से, और यही बचा है, बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और देखेंगे विदेशी आक्रमण इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों से। तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा चंदेल वंश, जो बुंदेलखंड या जीजाक भुक्ति भी से कहा जाता था, उस क्षेत्र पर शासन करते हैं। फिर कलचुरी त्रिपुरी जबलपुर क्षेत्र में, परमार वंश आपको मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सोलंकी वंश गुजरात क्षेत्र में, तोमर हरियाणा दिल्ली, और चौहान वंश जो है चाहमान या चौहान वंश आपको अजमेर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले देखते हैं चंदेल शासकों के बारे में। प्रारंभ में वे प्रतिहार साम्राज्य के सामंत थे और 831 में इनकी क्या होती है, स्थापना होती है। प्रारंभिक राजधानी इनकी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात की जाए तो खजुराहो इनकी प्रारंभिक राजधानी रहेगी। फिर बाद में जो है कालिंजर राजधानी ले गया था, जो शासक कालिंजर राजधानी ले गया था खजुराहो से, उसका नाम था धंगदेव। धंगदेव नामक शासक जो है खजुराहो राजधानी ले गया था। उसके बाद आता है ननकू। हमने देखा वंश का संस्थापक था, 831 में इसने वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आएगा वो रहेगा यशोवर्मन। यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रथम शासक और स्वतंत्र शासक था। इसने क्या किया था, कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था देवपाल को इसने हराया था। तो हमने देखा था कि कन्नौज में शासन कौन कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक कर रहे हैं। तो देवपाल जो कमजोर शासक था और प्रथम स्वतंत्र शासक भी यही था, यानी कि अभी तक जो ननको हमने देखा वो सामंत के रूप में इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि स्वयं को राज्य से अलग कर दे। यानी कि उसकी जो एक तो वो टैक्स दे रहा था केंद्र को, और दूसरा क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे चीज़ों को मजबूत करने की स्थिति में था, लेकिन नीतियाँ अभी भी उसे केंद्र की प्रभावित करती थी। तो इसने देवपाल को हराया था और यहाँ से ये विष्णु की मूर्ति ले आया था। विष्णु की मूर्ति इसने खजुराहो में स्थापित करवाई थी। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं इसके बारे में। फिर आता है राष्ट्रकूटों से कालिंजर जीता था, ये महत्वपूर्ण रहता है। कालिंजर कन्नौज से हमने देखा कि कन्नौज के देवपाल को इसने हराया था, और राष्ट्रकूट जो है मतलब जो गुर्जर प्रतिहार थे उनसे कन्नौज में देवपाल को हराया, और राष्ट्रकूटों से कालिंजर जीता था। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जो भारत भूमि पर वंश आपने देखे थे कि किस प्रकार से 750 से लेकर 1000 ईस्वी तक उनका उत्थान चल रहा था, या मजबूती से वो शासन कर रहे थे भारत भूमि पर। लेकिन अब जो है, अब उन्हें छोटे छोटे सामंत हराना शुरू कर चुके हैं। तो किस प्रकार की इस समय की राजनीतिक जो विखंडन है वो रहा होगा, उसका अंदाजा आप इसी उदाहरण से लगा सकते हैं। मालवा के शासक सियाक द्वितीय को इसने हराया था और महोबा के किले का निर्माण करवाया था। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फिर जो है आगे हम देखेंगे धंगदेव के बारे में। धंगदेव ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और कब करवाया था अगर बात की जाए तो 999 ईस्वी में इसने करवाया था। और इसके बारे में याद रखिएगा कि शैव शासक था, यानी कि भगवान शिव की आराधना करता था। और गंगा जमुना का जहाँ पे संगम होता है, या गंगा यमुना का जहाँ पे संगम होता है, अर्थात प्रयागराज में या इलाहाबाद में जो है क्या किया था इन्होंने, समाधि ले ली थी। शिव भगवान की आराधना करते हुए समाधि ले ली थी, या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। फिर आता है विद्याधर। विद्याधर जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय में आपको देखने को मिलेगा कि महमूद गजनबी के आक्रमण हुए थे, और बुंदेलखंड पर 2 बार आक्रमण किए गए थे, एक 1019 में और दूसरा 1022 में। और कंदरिया, ये वाला फैक्ट जो है हमने ऊपर डिस्कस किया, धंगदेव के समय में था, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो याद रखिएगा कि इसने जो है महमूद गजनबी का एकमात्र भारतीय शासक था ये, जिसने गजनबी को आगे बढ़ने नहीं दिया था और उसे हराया भी था। तो ये याद रखिएगा आप इसके बारे में। और यहाँ पे एक फैक्ट और है कि कन्नौज का शासक था राज्यपाल। तो राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने जो है मोहम्मद या महमूद गजनबी की क्या की थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस कारण जो है विद्याधर उससे काफ़ी नाराज चल रहा था, उसे कलंक मानता था, और मौका देखते ही विद्याधर ने उसकी हत्या भी कर दी थी। तो इस प्रकार से अब सामंत जो है अपने जो पितृ शासक थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों से ही निकले थे चंदेल, लेकिन अब जो है चंदेल शासक ही क्या करने लगे थे, गुर्जर प्रतिहारों की हत्या पर उतारू थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कीर्तिवर्मन, और लास्ट में आपको परमादिदेव वर्मन जो है अंतिम शासक के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अंतिम शासक
इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि जो है अंतिम शासक था। फिर आता है परमार वंश। परमार वंश के बारे में बात की जाए तो वंश का संस्थापक कौन था? वंश का संस्थापक रहेगा उपेंद्र। प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन और बाद में जो है धार या धार नगरी इनकी राजधानी बन गई थी। धारा नगरी जो है इनकी राजधानी बन गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शासकों के बारे में महत्वपूर्ण शासक देख लेते हैं कौन कौन से रहे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उपेंद्र, बैरी सिंह, सियक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बागपति, सियक द्वितीय, बागपति राज, भोज प्रथम और महलक देव जो अंतिम रूलर रहेगा। उपेंद्र के बारे में बात की जाए तो संस्थापक थे बागपति राज। बागपति के बारे में बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसे मुन्नज लाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ जो है इसने कुछ कवियों को जो है संरक्षण दिया था अपने राज्य में। तो जैसे उनके प्रमुख नाम देखे जाए तो आपको देखने को मिलेगा पद्मगुप्त। पद्मगुप्त आपको देखने को मिलेगा। पद्मगुप्त की एक काफ़ी फेमस किताब है नाव साहसांक चरितम। साहसांक चरित ये इसकी प्रमुख किताब है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धनंजय। धनंजय को भी इसने संरक्षण दिया था। उसकी किताब थी दश रूपक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसको जो है मुनज लाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है इस वंश का सबसे महान शासक जिसका नाम था भोज प्रथम, सिंहासन भोज या राजा भोज। 1010 से लेकर 1055 तक इसने शासन किया था। और इसके बारे में देखा जाए तो परमार वंश का सबसे महान शासक था। विद्या, कला और वास्तुकला का संरक्षक था। अब भोजशाला या धार की स्थापना की थी और कई ग्रंथों की भी रचना की थी। इसका एक प्रमुख ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा, वो था युक्ति कल्पत्रु। युक्ति कल्पत्रु था। इसने कुछ व्यक्तियों को अपने साम्राज्य में संरक्षण दिया था जिसमें आपको देखने को मिलेगा श्री हर्ष नामक विद्वान और आपको देखने को मिलेगा मेरुतुंग। श्री हर्ष की बात की जाए तो इसकी प्रमुख किताब है न्यषधि चरित। न्यषधि चरित। और मेरुतुंग की बात की जाए तो इसने लिखी थी प्रबंध चिंतामणि। प्रबंधन चिंतामणि। तो इस प्रकार से इसकी कुछ किताबें थी जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था। उन व्यक्तियों ने किताबें लिखी थी। वास्तुकला के बारे में अगर बात की जाए कि निर्माण कार्य क्या करवाए थे इन्होंने, तो इन्होंने करवाया था भोजनगर का निर्माण, भोजपुर नगर का निर्माण। और दूसरा इन्होंने जो है भोजपुर झील का निर्माण भी करवाया था। भोजपुर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो है इसके परिसर में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। और इस समय तक, इनके समय तक आते आते जो इनकी राजधानी थी धार नगरी, वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी और विद्वानों का केंद्र बन गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से भी आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ कार्य थे इनके जो वास्तुकला से संबंधित थे और इन्होंने जो है कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया था और खुद भी गणितज्ञ थे। चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश की थी। और युक्ति कल्पत्रु जो वास्तुकला से संबंधित इनकी किताब भी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं तोमर वंश के बारे में। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। अगर बात की जाए स्थापना की तो 736 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। तोमर वंश उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। गुर्जर प्रतिहारों से धीरे धीरे ये क्या हुए थे, जो है स्वतंत्र होना शुरू हुए थे। उसके बाद अनंगपाल के बारे में देखा जाए तो 736 ईस्वी में आए। तोमर वंश के संस्थापक थे और इन्होंने क्या किया था, तो कुछ खास जो है हमें इनके बारे में नहीं देखने को मिलता है। फिर वसुदेव आते हैं, अनंगपाल के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद जयपाल आपको देखने को मिलेंगे 1005 से लेकर 21 तक। तो इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतना सा है सिर्फ कि गढ़वाल और चौहान शासकों के साथ जो है इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो ये आपको देखने को मिलेगी कि अस्तित्व में रहा तोमर वंश इस समय। लेकिन फिर अनंगपाल आएंगे। अनंगपाल जो है 1051 से लेकर 81 तक रहेंगे। तोमर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल तोमर शक्ति के चरमोत्कर्ष का समय था। तो सबसे टॉप पर जो तोमर वंश को लेकर गया वो यही व्यक्ति था। इसके बाद डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा वंश। फिर दिल्ली को राजधानी बनाया था। लालकोट किले का निर्माण करवाया था जिसे किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। अनंगताल बावली या बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर आता है दिल्ली के लौह स्तंभ को मथुरा से लाकर लालकोट, जिसका हमने नाम पढ़ा किला राय पिथौरा, वहाँ पे स्थापित करवाया था।
आगे क्या होगा कि समकालीन जो राजवंश थे जैसे परमार, चालुक्य और प्रतिहार, उनके साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे तोमर वंश ने। और 11वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने क्या किया था, अपने दामाद जो पृथ्वीराज चौहान था उनको दिल्ली सौंप दी थी। तो याद रखिएगा दिल्ली जो है कब मिलती है पृथ्वीराज चौहान को, तो तोमर वंश के दौरान ही। और तोमर वंश का जब बाद में जो है, तोमर वंश का यही शासक जो है क्या करता है, दिल्ली इन्हें सौंप देता है, पृथ्वीराज चौहान को सौंपी थी। पृथ्वीराज तृतीय से आप इसका कन्फ्यूजन मत कीजिएगा क्योंकि ये तो उनसे 100 साल पहले थे। तो यहाँ पे जो है तोमर वंश, फिर बाद में हम देखेंगे कि तोमर वंश भी आगे जाकर चहमान वंश में ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपका मुख्य रूप से देखने को मिलेगा इस दौरान कि 12वीं शताब्दी में तोमर वंश कमजोर होने लगा। विजय राज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार किया और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का अधिग्रहण किया, लालकोट का विस्तार किया और इसे किला राय पिथौरा में बदल दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इनसे संबंधित हो सकती थी, महत्वपूर्ण चीज़ें तोमर वंश से संबंधित थी। फिर आता है चाहमान वंश। चाहमान वंश के बारे में देखा जाए तो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इसने शासन किया। पहले ये छोटे राजाओं के रूप में शासन कर रहे थे, बाद में जो है आपको देखने को मिलेगा बिगड़े राज जैसे राजा हुए। फिर बाद में आपको पृथ्वीराज तृतीय देखने को मिलेंगे जिन्होंने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की इन सभी राजवंशों में। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए इनकी उत्पत्ति की, तो चाहमान वंश की उत्पत्ति के बारे में पुराणों और शिलालेखों में वर्णन मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अग्निवंशी राजपूत थे। तो ये अगर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर चीज़ें आपको ध्यान में रख सकते हैं तो अपने नॉलेज के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे आता है वसुदेव, जो संस्थापक थे इस वंश के। प्रतिहार साम्राज्य के अधीन सामंत के रूप में शासन की शुरुआत हुई थी। फिर सामंत राज आते हैं, उसके बाद अर्णो राजा आपको देखने को मिलेंगे 1133 से लेकर 53 तक। इन्होंने जो चालुक्य वंश के शासक थे भीमदेव, उनके साथ क्या किया था इन्होंने, संघर्ष हुआ पहले, फिर बाद में वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हो चुके थे। उसके बाद अजय राज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अजमेर का जो नाम था वो अजय मेरू नगर भी था। उसके बाद आता है बिगड़े राज चतुर्थ। बिगड़े राज चतुर्थ जो है काफ़ी फेमस शासक जो है इस काल के हुए, और इस वंश के सबसे फेमस शासक जो है यही हुए थे, या महान शासक है। फेमस तो जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो रहे वो फेमस होते हैं, लेकिन इनके बारे में आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि महान शासक थे इस वंश के। और बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा इनके बारे में कि हरिकेली के लेखक हैं। हरिकेली नामक जो संस्कृत नाटक है वो इन्हीं के द्वारा रचित है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दरबार में एक राज कवि थे इनके, सोमदेव। सोमदेव को इन्होंने संरक्षण दिया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी, ललित विग्रह राज नामक किताब लिखी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में चलकर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करेगा, वो इन्हीं के द्वारा संस्कृत विद्यालय बनाया गया था। उसी को परिवर्तित करके जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और फारसी संस्कृत दोनों भाषाओं के कवियों को इन्होंने आश्रय दिया था। फिर आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। 1174 से लेकर 1178 ईस्वी तक दिल्ली और अजमेर की सत्ता को मजबूत किया था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात की जाए तो, या पृथ्वीराज चौहान जो सबसे फेमस और जिनके बारे में हम जानते हैं, मूवी भी अक्षय कुमार के द्वारा इनके ऊपर बनाई गई थी। तो 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक उनका शासन रहा। चाहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, साहित्य संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। साहित्य संरक्षण का अगर एग्जाम्पल देखा जाए इनका, तो एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलेगा चंद बरदाई और उसकी किताब पृथ्वीराज रासो। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है वास्तुकला के लिए भी कार्य किया था। वास्तुकला के लिए क्या कार्य किया था, तो वास्तुकला में जो जैन मंदिर अजमेर का है, जैन मंदिर रणथंभौर का, माफ कीजिएगा, जैन मंदिर जो रणथंभौर का है, रणथंभौर का जो जैन मंदिर है वहाँ पे क्या किया था इन्होंने, तो आपको देखने को मिलेगा जो जैन मंदिर रणथंभौर था उसका शिखर बनवाया था इन्होंने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके साथ जो है अपने तराइन के युद्धों के लिए ये काफ़ी फेमस है भारत में। तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो है 1191 में हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी
हार गया था। मोहम्मद गौरी हारा, फिर वापिस जो है गौर गया और उसके बाद उसने पुनः दुगनी तैयारी से पृथ्वीराज पर पुनः अगली साल जो है आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली अजमेर वाले क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया। और हांसी हो गया, समाना हो गया, हरियाणा वाले क्षेत्र हो गए, और मेरठ मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, इन वाले क्षेत्रों में जो है इसने ये वाले क्षेत्र जो है तराइन के दूसरे युद्ध से इसे प्राप्त हुए थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1192 ईस्वी में अजमेर दिल्ली की शाखा का पतन हुआ। तो ये कुछ प्रमुख आपको राजपूत वंश यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो गुज्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम दूसरी शाखा जो हम पढ़ने वाले थे दो चीज़ों में, जैसे मैंने सिलेबस बांटा था आपका, तो मैंने कहा था कि हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में जो 1000 से लेकर 1206 ईस्वी की राजनीति का था। राजनीति हम देख रहे हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1206 तक। तो यहाँ हमने कहा था कि हम देखेंगे जितने भी क्षेत्रीय राज्य हुए, तो कुछ जो है हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ लिए थे, कुछ जो है हमने वैसे डिस्कस कर लिए थे पालों के साथ, जो है सेन वंश और कामरूप का भी हमने जिक्र कर लिया था। तो क्षेत्रीय राज्य हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो है बचते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण या जिन्हें विदेशी आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण या तुर्क आक्रमण। तो चलिए दूसरी जो शाखा रहेगी हमारी इस चैप्टर की वो रहेगी विदेशी आक्रमण या तुर्क आक्रमण। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तुर्कों के शासन के अंतर्गत, तुर्कों के विदेशी आक्रमण के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला जो व्यक्ति या सबसे पहला आक्रांता जो आएगा वो रहेगा महमूद गजनबी। 997 से लेकर 1037 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और इसके दौरान जो है इसने क्या किया, 1000 ईस्वी से लेकर लगभग 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार इसके द्वारा आक्रमण किए गए। 17 बार इसने आक्रमण किए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। महमूद गजनबी तुर्क शासक था, गजनी का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति का लूट थी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं कहते हैं कि धर्म प्रचार भी था, लेकिन मुख्य रूप से जो है धन संपत्ति की लूट ही इसका प्रमुख कारण था। उसके बाद प्रमुख अगर इसके आक्रमणों की बात की जाए तो वैसे तो 17 आक्रमण किए थे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में ही पढ़ेंगे जो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो प्रथम जो आक्रमण किया था, तो ये प्रश्न में आ सकता है कि कब किया गया था, किसके विरुद्ध किया गया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया गया था। दूसरे आक्रमण की बात की जाए तो 1001 ईस्वी में किया गया था और प्रथम बेहिंद की लड़ाई भी 1001 ईस्वी में हुई थी। जो दूसरा आक्रमण था वो यही बेहिंद की लड़ाई ही था, जो जयपाल हिंदू शाही शासक जो था इस वाले क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसने क्या किया था, इसके विरुद्ध गजनबी ने आक्रमण किया था। गजनबी की विजय हुई, जयपाल पराजित हुआ और जयपाल को जो है बंदी बना लिया गया था। बाद में कुछ धन के लोभ में जो है गजनबी इसे छोड़ देता है, लेकिन जयपाल जो है इतना अपमानित महसूस करता है कि उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा आक्रमण था गजनबी का। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आएगा वो छठा आक्रमण होगा। छठा आक्रमण आपको देखने को मिलेगा 1008 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा, बेहिंद या पेशावर की दूसरी लड़ाई, जो आनंदपाल जो कि जयपाल का ही पुत्र था उसके साथ हुआ था ये वाला, और गजनबी इसमें भी जीत गया था। उसके बाद नौवां आक्रमण 1011 से लेकर 14 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था और थानेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा था। और यहाँ पे जो चक्कर स्वामी की मूर्ति थी उसे कहते हैं कि गजनी भिजवा दिया था। बाद में मक्का में जो है उसके टुकड़े सीढ़ियों पर लगवाए गए थे। मक्का के जो प्रसिद्ध स्थान है, आपने सुना होगा मुस्लिम धर्म का, उसके जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे जो है इस मूर्ति को तोड़कर उसके जो टुकड़े थे वो सीढ़ियों में बिछवा दिए गए थे इनके द्वारा। तो इस प्रकार से चक्र स्वामी मूर्ति से संबंधित चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर एक आता है 10वां आक्रमण, जो 1014 ईस्वी में हुआ था और नंदना किले पर हुआ था। और 16वें आक्रमण की बात की जाए तो 16वां आक्रमण हमें देखने को मिलेगा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में हुआ था। और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जो कि जाटों के विरुद्ध और खोखर जनजाति के विरुद्ध था, जिसमें जाटों को हराया था और अंतिम आक्रमण था इसका। तो ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो वैसे तो 17 के 17 अगर आप पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना पूछा भी नहीं जाता। तो मैंने कोशिश की है कि 4-5 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं
केवल वहीं तक खुद को सीमित रखा जाए। तो आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको वाक़ई में ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो यूजीसी नेट की क्लास ली गई है उससे आप कर सकते हैं इनको, अगर आपकी रुचि है। वैसे प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला वहाँ से, क्योंकि यूजीसी के लिए क्या है कि एक क्रमबद्ध पूछा जाता है चीज़ें। आपको जो आक्रमण दिए जाएँगे उनको ऐसा होगा कि क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि पहला आक्रमण कब हुआ था। तो इसलिए आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मेरी उस क्लास को देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा आक्रांता कौन था। तो वो था मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो 1173 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा, या हाँ, शासनकाल जो है इतना रहा इसका। और इसने आक्रमण भारत पर 1175 के बाद करना शुरू कर दिया था। गौरी वंश का शासक था। भारत में इस्लामी शासन की नींव रखने के बाद महमूद गौरी की अहम भूमिका है। भारत में जो इस्लामी शासन की नींव रखी थी वो इसी ने रखी थी। गजनबी केवल लूट के लिए आया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि गजनबी जो है लूट के लिए आया था, लेकिन गौरी ने स्थायी शासन की स्थापना की थी। आपको देखने को मिलेगा सल्तनत काल की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है। तो वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वैसे बात किया जाए तो मुस्लिम शासन की स्थापना ही इस व्यक्ति ने की थी, मोहम्मद गौरी ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। भारत में अभियान और विजय देखी जाए इसकी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1175 से 78 के बीच में जो विजय रही, मुल्तान, कीजिएगा इसको, फिर आएगा लाहौर। तो यहाँ पर कब्जा किया था। उसके बाद अगर 1178 में देखा जाए असफल आक्रमण रहा था, क्योंकि इसने क्या किया था, भारत के इस वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में डायरेक्ट आक्रमण करने की कोशिश की थी, बिना कोई सेंटर बनाए डायरेक्ट जो है इसने इस वाले क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। लेकिन भीमदेव द्वितीय जो सोलंकी वंश का महान शासक था, उसने जो है इसे पराजित किया था। और अनहिल बाड़ा की लड़ाई में 1178 में भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर अगला जो आक्रमण हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1180 से लेकर 86 के बीच की किस प्रकार से विजय रही। तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब पर इस दौरान आक्रमण होता है, सिंध विजय होती है। तो होता क्या है, गुजरात में ये हार चुका है और यहाँ पे भीमदेव बैठा है। तो अब इसे जो है सिंध वाले इलाके से ये अब एंटर नहीं कर सकता भारत के इस वाले क्षेत्र में। तो ये अब कोशिश करेगा कि किसी प्रकार से पंजाब वाले जो लाहौर वाला क्षेत्र है उसको अपना बेस बनाया जाए, और वहीं से जो है मिलिट्री की जितनी भी कार्रवाई है इसकी हो वहीं से की जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब और सिंध विजय 1180 से 86 के बीच में। फिर आगे आता है प्रथम तराइन का युद्ध, जो होगा चाहमान शासकों के साथ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ और गौरी इसमें पराजित होता है। लेकिन द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और दिल्ली अजमेर पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। इसके अलावा भी मैंने क्षेत्र डिस्कस किए थे, हांसी वाला हो गया, समाना, मेरठ, अलीपुर वाले क्षेत्र हो गए, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आता है चंदावर की लड़ाई 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जयचंद पराजित हो गया था और चंदावर के माध्यम से जो गढ़वाल के राठौर शासक थे, गढ़वाल के राठौर जो शासक थे, उनका क्षेत्र भी यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। 1197 में गुजरात के हिस्सों पर कब्जा किया, क्योंकि अब भीमदेव जो है मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद ये गुजरात पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम तक पावरफुल भी हो जाएगा। क्योंकि जब पहली बार 1178 के आसपास इसने आक्रमण किया था उस समय काफ़ी कमज़ोर शासक भी था और उतना पावरफुल ना मिलिट्री में था और ना ही आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली था। लेकिन इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी पावरफुल हो चुका है। और दूसरा, गुजरात में कोई ऐसा शासक भी नहीं है जो इसके जो आक्रमण है उनका प्रतिरोध कर सके। तो इस प्रकार से चीज़ें रहेगी। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि 1199 से लेकर 1202 तक कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में बिहार बंगाल तक विस्तार हुआ और इसकी फिर 1206 में मृत्यु हो गई थी। 1206 में किसकी, एमडी जी की, यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। दमियक नामक स्थान के पास खोकर जनजाति के लोग इसकी हत्या कर देते हैं। और फिर जो है भारत में हमें देखने को मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत वंश की नींव डाली गई थी। फिर मध्यकाल के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने मुगल सत्ता, यानी कि जो सल्तनत का मध्यकाल था उसके बारे में पढ़ा था।
और फिर मुगल सत्ता के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार से जो है हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट होता है इस वीडियो के माध्यम से। तो लगभग 15 वीडियो में जो है 15 वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा मध्यकालीन भारत जो है उस पर चर्चा कर ली है। तो आई होप आपको ये पूरा जो कोर्स रहा मध्यकालीन भारत का ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये क्लास जो है आज की यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।